आज हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई प्लस जियोमेट्री। ट्राई प्लस जियोमेट्री से मिलकर बना है। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। जियोमेट्री मतलब आकृति या भुजा बोल सकते हैं। यहाँ हम भुजा, जैसे जियोमेट्री का मतलब भुजा नहीं होता, लेकिन यहाँ ले सकते हैं कि तीन भुजाओं से मिली आकृति, तीन भुजाओं से बनी आकृति पर ये ट्रिग्नोमेट्री वर्क करती है। ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल मीन क्या? ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई प्लस जियोमेट्री। ट्राई का अर्थ क्या होता है? तीन, और जियोमेट्री आकृति या भुजा से होता है। और इसका पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो तीन भुजाओं से बनी आकृति के बारे में हम आज यहाँ क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे या स्टडी करेंगे। अब हम ट्रिग्नोमेट्री से पहले जो डिग्री और डिग्री, एक तो होता है क्या होता है डिग्री, किसी के ऊपर भी डिग्री का साइन क्या होता है? ये। फिर डिग्री के बाद में क्या आता है? ग्रेड। ग्रेड का साइन क्या होता है? सी लगता है। और फिर क्या आता है? रेडियन। रेडियन, रेडियन क्या होता है? किसी भी नंबर के ऊपर कुछ भी नहीं लगा हो तो वो रेडियन कहलाता है। रेडियन को हम डिनोट नहीं करते, रेडियन डायरेक्टली दिखाते हैं। अब देखो अब यहाँ डिग्री, अगर डिग्री, रेडियन, ग्रेड और रेडियन में हमें रिलेशन बताना है तो इनका रिलेशन क्या होता है? देखो, अब अगर डिग्री अपॉन में 90 और ग्रेड अपॉन में 100 और आर अपॉन में यहाँ क्या आता है? पाई 2r अपॉन पाई, ये एक रिलेशन होता है डिग्री, ग्रेड और रेडियन के अंदर। एक रिलेशन क्या होता है? डी अपॉन 90 इक्वल टू जी अपॉन 100 इक्वल टू 2r अपॉन पाई, ये एक रिलेशन होता है। यहाँ हमें सबसे ज़्यादा यूज आने वाला जो रिलेशन ये है कि डी अपॉन 90 इक्वल टू 2r अपॉन पाई, ये रिलेशन हमारे सबसे ज़्यादा यूज में आता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि डिग्री टू ग्रेड रेडियन में चेंज करना है या फिर रेडियन टू डिग्री के अंदर चेंज करना। एक ये आपने पढ़ा होगा कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, जबकि पाई इक्वल टू 180 डिग्री नहीं होता है। पाई इक्वल टू 180 डिग्री नहीं होता है। पाई इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। रेडियन 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? पाई रेडियन होता है। पाई इक्वल टू 180 डिग्री नहीं होता है। पाई 180 इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ये रेडियन में होता है। इसको आप 180 डिग्री इक्वल टू 180 इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन पढ़ोगे। एक आपने देखा होगा कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है? रेडियन को हम सीसीटी नोट करते हैं। 1 रेडियन इक्वल टू होता है 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड होता है। 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है? 57 डिग्री 15 सेकेंड 45 सेकेंड होता है। और इसको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं 57.2935 डिग्री, ये पूरा एक साथ डिग्री में आ गया। अब इसको और शॉर्ट में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 57.293 या फिर 1 रेडियन इक्वल टू 57.29, ये भी डिग्री में पूरा और ये भी क्या है? डिग्री में पूरा। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है? 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड। और 1 रेडियन इक्वल टू डायरेक्टली डिग्री बोलते तो 57.2935 डिग्री बोल सकते हैं, या फिर इसको 57.293 डिग्री या फिर 57.29 डिग्री भी हम बोल सकते हैं। क्योंकि हमारे डेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि अगर ये नंबर 5 से ज़्यादा है तब तो ये आगे वाला एक बढ़ जाता है, और अगर 5 से कम है तो वो नंबर वैसा का वैसा रहता है। यहाँ देखो 5 है तो ये ऐसा कैसा रहेगा, और ये 3 है तब भी ये 9 ऐसा कैसा रहेगा, और ये 9 है तो हम इसको ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं? 9 है तो इसको क्या कर सकते हैं? हम 3 और बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 57.3 डिग्री भी हम इसको बोल सकते हैं। अब देखो ये हमने क्या देखा? डिग्री, यहाँ से हमें क्या रिलेशन
नजर आया कि एक ग्रेड इक्वल टू क्या हो रहा है 57 डिग्री से भी ज़्यादा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेड बड़ा होता है डिग्री से। यहाँ से क्या रिलेशन पता चल रहा है कि ग्रेड बड़ा होता है डिग्री से। एक आपने देखा होगा 1 राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है, 1 राइट एंगल या फिर एक समकोण, हिंदी में जिसे समकोण बोलते हैं। एक समकोण इक्वल टू क्या आता है यहाँ 90 डिग्री आता है। एक समकोण किसके बराबर होता है 90 डिग्री की, या फिर एक राइट एंगल किसके बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। अब देखो यहाँ से एक डिग्री बराबर क्या होता है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए। एक डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट होते हैं। एक डिग्री बराबर क्या होते हैं 60 मिनट होते हैं। और इसको किससे डिनोट किया जाता है 60 के ऊपर एक डैश लगा देते हैं। ये किसका सिंबल होता है 90 डिग्री, सॉरी मिनट का सिंबल होता है। तो एक डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट होता है। और एक मिनट बराबर क्या होता है आपने पढ़ा होगा, तो एक मिनट बराबर पता होगा आपको क्या होता है 60 सेकेंड होता है। और इसको साइन क्या होता है 60 सेकेंड का साइन क्या होता है, इसके ऊपर डबल डैश लगा देते हैं। डबल डैश सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा और सिंगल डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा, या फिर कॉमा बोलते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है मिनट को रिप्रेजेंट, और ये करता है किसको सेकंड को रिप्रेजेंट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो जो हम यहाँ पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और हिंदी में जिसे क्या बोलते हैं त्रिकोणमिति बोलते हैं। हिंदी का एक और नाम होता है इसका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यहाँ अब एक और त्रिकोणमिति तीनों कोणों से बनिया करती, 3 कोणों से बनिया करती क्या हो जाएगी त्रिकोणमिति। तो देखो अब एक क्या है कि ये ऑलवेज अगर हम ट्रिगोनोमेट्री यूज करते हैं तो वो कहाँ यूज करते हैं, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर यूज करते हैं। और जहाँ ये एक परपेंडिकुलर साइन दिख जाए वो क्या होता है, वो राइट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, राइट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये वाला एंगल क्या है राइट एंगल होगा। अब देखो इसको हम नाम दे देते हैं, तो इसको देते हैं BAC। तो इसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो बी एंगल क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। तो हम राइट एंगल को एंगल रिप्रेजेंट करने का भी एक सिस्टम होता है, कि एक तरीका होता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेन एंगल जिस पॉइंट पे बना हुआ है उस पॉइंट को हम बीच में लेते हैं और बाकी जो साइड वाले वो बाद में आ जाते हैं, जैसे ABC। तो ये क्या है 90 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है हमारा 90 डिग्री एंगल है। तो अब देखो जहाँ 90 एंगल बन रहा है, जिस पे बन रहा है उसको तो क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये क्या है हमारा बेस है, ये क्या है हमारा बेस है। और 90 डिग्री जिस लाइन जिस रे से बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। और इससे किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर को किससे डिनोट करते हैं, हम पी से डिनोट करते हैं। और जो सबसे बड़ी लाइन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, हम इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। इसका हाइपोटेनस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, या बेस को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेनस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और पी को परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या क्या होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनियस होता है। अब इसके अंदर अगर हिंदी में देखो तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बेस को आधार बोलते हैं। हिंदी में बेस को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और एच को क्या बोलते हैं, हम कर्ण बोलते हैं। एच क्या होता है हमारा कर्ण होता है। और ये परपेंडिकुलर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में लंब बोलते हैं। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, हम लंब बोलते हैं। तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है और एक लंब होता है। इसी के ऊपर पूरी ट्रायगोनोमेट्री है, जो वो पूरी ट्रायगोनोमेट्री चलती है इससे राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही। अब देखो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ हम एक राइट एंगल बना देते हैं। यहाँ हमने क्या दिया था BCA। अब देखो आपने छोटी क्लासों में अगर आपने पहले पढ़ा हो तो आपने हिंदी मीडियम वालों लाल बटा कक्का जरूर पढ़ा होगा। लाल बटा कक्का सभी ने जरूर पढ़ा होगा, या फिर जो इंग्लिश मीडियम के उसने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद।
अपोन में क्या आता है, हर एच एच बी। तो देखो यहाँ से जो इंग्लिश मीडियम वो तो पी बी पी और एच एच बी, ये क्या है। अब देखो यहाँ से अब जो पूरे ट्रायंगोनोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या चलता है, एक तो साइन आता है, साइन, एक क्या आता है, कोस आता है, साइन आता है, कोस आता है। अगर हम यहाँ सी एंगल को, यहाँ हम किस पे ले रहे हैं, सी, जो कि एंगल क्या है हमारा, एक्स है, इस एंगल को, सी एंगल जो बन रहा है इसको एक्स ले, इस बेस पे हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो लिखते हैं। तो देखो यहाँ एक तो क्या आता है साइन, फिर एक क्या आता है कोस आता है, कोस के बाद में एक आता है टेन, साइन कॉस टेन। अब देखो साइन का अपोजिट जो होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है या फिर अपोजिट, और टेन का उल्टा क्या आता है, कोट आता है। यानी ये दोनों पेयर में चलते हैं। हमें साइन किसके साथ रहेगा, साइन कोसेक, कोस सेक टेन कोट, ये चलता है। तो देखो अब हम किस पे ले रहे हैं, सी या एक्स पे, इस एंगल को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक्स, क्योंकि एंगल सी एंगल को हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, तो इसलिए हम इसको क्या ले लेंगे, एक्स के साथ देखेंगे सभी के। तो देखो अब यहाँ से साइन इक्वल टू क्या होता है, हमने जो फॉर्मूला यहाँ देखा था, एल लाल बटा कक्का या पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो यहाँ हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए अब लिखते हैं। देखो साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन इक्वल टू क्या होता है, लाल एल बटा के, तो एल क्या हो, एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर या लंब को रिप्रेजेंट करता है, पी फॉर परपेंडिकुलर, एल फॉर लंब, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, लंब को। तो यहाँ हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब इसको हम परपेंडिकुलर अपॉन में क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस, या फिर क्या लिख सकते हैं, लंब अपॉन में क्या लिख सकते हैं, इसको कर्ण लिख सकते हैं। लंब अपॉन में साइन को क्या लिखेंगे, या तो क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, या फिर लंब अपॉन में कर्ण। और कोस क्या होता है, कोस का मतलब यहाँ देखो क्या है, ए अपॉन के, तो ए क्या है, आधार, और के पे क्या है कर्ण, और यहाँ बी अपॉन एच, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस। तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन में एच, यानी बी अपॉन बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, या फिर आधार अपॉन में क्या लिख सकते हैं, इसको कर्ण लिख सकते हैं। साइन को हमने क्या दिखा, पी अपॉन एच या फिर लंब अपॉन में कर्ण, और कोस को क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन एच या आधार बटे कर्ण के रूप में लिखा जा सकता है। अब टेन को देखते हैं, टेन क्या होता है, टेन होता है, यहाँ टेन देखो जो लास्ट वाला यहाँ, ये किसके लिए, साइन के लिए, और ये कोस के लिए होता है, और जो बचा लास्ट वाला ये किसके लिए आता है, टेन के लिए। तो टेन के लिए क्या बचा हमारे पास, लंब अपॉन के, तो लंब को हम यहाँ इंग्लिश वाले से देखते हैं, क्या लिखते हैं, पी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, या फिर हिंदी में हम इसको लिखें तो हिंदी में क्या लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ साइड में स्पेस नहीं, या फिर इसको इरेज करके हम इस साइड पी बी पी अपॉन एच एच बी, सॉरी एच एच बी है। तो देखो अब यहाँ क्या लिखा, पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर क्या आता है, हमारा लंब होता है, और बी क्या आता है, आधार आता है। तो देखो टेन इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन में आधार, टेन क्या होता है, लंब अपॉन में आधार। और कोसेक, अब जो आपको बताया था, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो साइन का फॉर्मूला देख के साइन के फॉर्मूले को आप उल्टा कर दोगे या अपोजिट कर दोगे या उसका रेसिप्रोकल निकाल लोगे, तो क्या बन जाएगा, आपका कोसेक का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो पी अपॉन एच दे रखा है, तो इसको क्या कर दो, एच अपॉन में पी कर दो, क्या कर दोगे, एच अपॉन में पी कर दोगे, या फिर हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम कर्ण लिख सकते हैं। और पी को क्या बोलते हैं, लंब, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं बेस, सॉरी परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लंब लिख सकते हैं हम। फिर देखो सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा, कोस का उल्टा क्या बनता है, सेक बनता है। कोस का फॉर्मूला क्या आता है, बेस अपॉन में हाइट, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस को क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, बेस मतलब आधार, और कोट किसका अपोजिट होता है, टेन का। टेन का फॉर्मूला क्या बताया आपको, लंब अपॉन में आधार, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन में
बेस है तो बेस अपॉन में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। या फिर इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं, हिंदी में लिखेंगे तो आधार बटे लंब लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, आधार बटे लंब लिखा जा सकता है। तो इसको एक बार दोबारा से अच्छे से लिखते हैं। आई थिंक शायद ये आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया होगा, तो एक बार फिर से अच्छे से इन फॉर्मूलाज को अब लिखते हैं। मैंने समझा तो दिया, अब डायरेक्टली इन फॉर्मूलाज को लिखते हैं। देखो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या बताया आपको, क्या होता है ये साइन एक्स, अब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब लंब अपॉन में कर्ण। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको बताया था, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस क्या है, बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बटे में कर्ण। अब कोस हो गया, कोस का आगे वाला क्या लिखते हैं, कोस के आगे क्या आएगा, आएगा टेन एक्स का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, अभी बताया था, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लंब अपॉन में, क्या लिख सकते हैं, लंब अपॉन में आधार। अब इसी का उल्टा कर दो, साइन का उल्टा क्या आता है, कोस आता है, कोसेक आता है, कोसेक एक्स इक्वल टू डायरेक्टली लिखो एच अपॉन में टी, और यहाँ लिखोगे कर्ण अपॉन में लंब। फिर कोसेक का अपोजिट, कोसेक के बाद क्या आता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस का अपोजिट कोस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस को हिंदी में लिखते हैं कर्ण, और बेस को क्या लिखते हैं, आधार। सेक के बाद में क्या आता है, अगला हमारा सेक के बाद में क्या आता है, टेन का अपोजिट क्या आता है, कोट का क्या होता है, टेन का उल्टा, टेन क्या है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब आप बेस को क्या लिख सकते हो, आधार, और परपेंडिकुलर का क्या लिख सकते हो, लंब। तो ये क्या हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, इनको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोलते हैं, जो किस पे डिपेंड करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल को से ही क्या बनते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बनते हैं। ये क्या है, ये साइड्स का रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, जो एक ट्राइंगल की, एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो भुजा है उसका रेशियो होता है। और अब देखो, जिसमें अब आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप बेस किसको लोगे, हाइट किसको लोगे, हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर में आपको कन्फ्यूजन रहती है कि बेस किसको लें या परपेंडिकुलर किसको लें। तो देखो, बेस हम जिस पे एंगल बन रहा है, जैसे एक्स एंगल पे आप ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल रहे हो, तो जहाँ एक्स एंगल बन रहा है ना, उस जो रे है इसको क्या लोगे, इसको ये जो आपका लाइन सेगमेंट बन रहा है, रेखाखंड है, इसी को क्या लोगे आप, बेस लोगे हमेशा। जहाँ अगर आप यहाँ x मान लो, यहाँ y ले रहे हो, एंगल y, तो इसके y के रेस्पेक्ट में आपका बेस क्या हो जाएगा, ये जो ए बी लाइन बन रही है, ए बी लाइन सेगमेंट है या फिर ए बी रेखाखंड है, वो क्या होगा, आपका बेस होगा। लेकिन इस कंडीशन में आप x को अगर x एंगल के रेस्पेक्ट में आप क्या निकाल रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल रहे हो, तो आपके लिए जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा, BC क्या होगा, आपका बेस होगा। और जो AB जो है, AB क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। और ये जो एंगल x लो या y लो, एंगल A लो या एंगल C लो, लेकिन किस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, हाइपोटेनियस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाइपोटेनियस वही रहेगा, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है। आपको किस पे, ये एंगल पे डिपेंड क्या करता है, बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करते हैं ओनली। तो देखो, अब ये एक इसी के साथ ही हमें एक जो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर है, हमारे एक महान मैथमेटिशियन हुए हैं, जिनकी वजह से आज हम ये ट्रिग्नोमेट्री को इतने अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन जिन्होंने दिया था वो कौन थे, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने ही एक थ्योरम भी बनाई है इसके ऊपर, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो या फिर हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, अब पाइथागोरस प्रमेय किस ट्रायंगल पे
लगेगी। पहले तो ये जरूरी है कि पाइथागोरस प्रमेय ऑलवेज 9 एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही लगेगी। और राइट एंगल, अगर आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक राइट एंगल, अगर एक ट्राइंगल राइट एंगल है तो आप उसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपका जैसे कि आपको दे रखा है बी एंगल क्या है, जो एंगल ए बी सी अगर 90 डिग्री है, ए बी सी अगर आपको क्या दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो तब क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर किसके इक्वल बनता है, ये बनता है लंब का स्क्वायर प्लस किसके स्क्वायर के, आधार के स्क्वायर के इक्वल बनता है। कर्ण का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि अगर एक ट्राइंगल 90 डिग्री दिया हुआ है तो उसमें कर्ण का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के इक्वल होगा। और आपको बताया था कि कर्ण किसको ले सकते हैं, कर्ण तो ऑलवेज फिक्स रहेगा, लेकिन लंब और आधार किसके बेस पे, किस पे डिपेंड करेंगे, जो आपको एंगल दिया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है। तो अब आप ये साथ साथ उतार रहे होगे, लेकिन देखो इनको आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना आपको दिमाग में याद होगा, जितना अच्छे से याद होगा, तो इनको बार बार रिवाइज करते रहिए। तो देखो अब यहाँ हमने अगर राइट एंगल क्या मान लिया, एंगल एक्स दे रखा है, तो देखो अब यहाँ से, अब देखो यहाँ से अगर आपको ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो तो यहाँ बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि क्यों डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि देखो बेस कर्ण के इक्वल क्या आता है, लंब। लंब आप चाहे से ए लो या अगर आप किसी भी चीज़ को ऐड कर रहे हो, ए प्लस बी करो या फिर बी प्लस ए करो, दोनों सेम ही रहता है। और ये एक प्रॉपर्टी भी होती है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ये एक प्रॉपर्टी भी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसे। इसमें क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, इसके लिए आप चेक करो, क्योंकि एडिशन दे रखा है तो आपने इसके लिए किसके लिए क्या लिखोगे, एडिशन के लिए। एडिशन के लिए आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक कर रहे हो, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें आप ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए। ऑर्डर चेंज करने पर क्या नहीं होना चाहिए, रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो देखो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, तो यहाँ लंब को आधार को, आधार को लंब को बात बराबर ही रहेगी, इसलिए इस पर इतना हम ध्यान नहीं देते हैं कि क्या परपेंडिकुलर क्या है। अगर एंगल नहीं भी दिया हुआ है तब भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास कर्ण क्या दे रखा है, AC का स्क्वायर इक्वल टू दे रखा AC का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ से आपके पास एक कोई भी एक दे रखा है, तो दूसरा आप इजीली फाइंड कर सकते हो। लेकिन एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट का, तो वो मैं साथ ही आपको बता देता हूँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये तो यही, इसके साथ ही आपके पास अगर एग्जाम में आपको ये समझ फॉर्मूला ये याद नहीं आ रहा, तो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी वो इजीली फाइंड कर सकते हो। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं, देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं 2m m² -1 m² +1। ये क्या होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला। अगर आपको कोई भी दे रखा है, जैसे कि आपको दे रखा है एक 26, आपको एक ये पाइथागोरस ट्रिपलेट के तीनों मेंबर है, इसमें से आपको एक मेंबर दे दिया कि एक मेंबर क्या 26 दे रखा है, तो इसकी कितनी कंडीशंस हो सकती है, इसकी 3 कंडीशंस बन सकती है कि 3 ट्रिपलेट आप इससे फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आप 2m को भी इसके इक्वल रख सकते हो, 2m² माइनस के भी इसके इक्वल रखते हो, या फिर m² +1 के भी m² +1 को भी इसके इक्वल रख के आप ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हो। तो देखो अगर आप m² को इसके इक्वल रखते हो, 2m = 26 मान एज्यूम कर लेते हो कि फर्स्ट जो मेंबर दे रखा है वही 26 दे रखा है, तो तब अगले मेंबर क्या आ जाएंगे। तो देखो यहाँ से आपको पहले तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, m की वैल्यू। पहले तो किसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप, m की वैल्यू, जो आपको दे रखा है उससे m की वैल्यू फाइंड करो। फिर m की वैल्यू आपने एक जिसको माना है उसको तो वैसा वैसा छोड़ दो, क्योंकि उसकी वैल्यू तो आपने पहले से एज्यूम कर लिए, तो उसकी वैल्यू तो वही रखोगे। उसके अलावा जो दूसरे दो मेंबर है उनकी वैल्यू आप उनकी जगह m पुट करके आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो देखो हम यहाँ 26 से इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखो 2m = हमने क्या माना, 26 माना, तो m = क्या आ जाएगा, यहाँ से 13 आ जाएगा। m = आपने 13 रखा, अब m = आप इसमें रखो, यहाँ तो 26 फिक्स होगा। अब देखो m की जगह 13 रखोगे तो m 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169।
में से 1 माइनस कर दो, 169 में से आप 1 माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 168 बन जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ आपने एम स्क्वायर रखा तो 169 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 170। तो देखो 26, 168 और 170 आपने इजीली इसको फाइंड कर लिया। ऐसे ही अगर आप इसको एम स्क्वायर माइनस 126 मान सकते हो या एम स्क्वायर प्लस 126 मान के भी आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा था, यह आपको अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट को छोड़ सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी इसलिए दी कि आप ये फॉर्मूला यूज ना करके डायरेक्टली निकालना चाहो तब भी निकाल सकते हो। तो हम कहाँ थे, पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर, पाइथागोरस थ्योरम के थे। अब जैसे कि आपने यहाँ देखा कि अगर आपको आपको 10th क्लास के अंदर शायद ये थ्योरम भी दी हुई है कि AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया हुआ है तो B को 90 डिग्री एंगल आप प्रूफ कीजिए कि ये B एक 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये एक थ्योरम भी है। तो यहाँ से आप अगर 90 डिग्री दिया हुआ तो ये ऑलवेज प्रूव होता है कि एक ये कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू किसका, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल होता है। या फिर अगर ये दिया हुआ, ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है तो भी इसमें एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री कंपलसरी होगा, ये पाइथागोरस ने कहा था। तो हमने क्या देख लिया, पाइथागोरस थ्योरम तक हमने ये यहाँ देखा है। अब देखो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम को देख लिया, तो अब हम देखते हैं जो साइन कोस की टेबल बनती है उसको भी देख लेते हैं कि एक तो जो से साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है, ये टेबल भी आपको पता होनी चाहिए। तो साइन के बाद में कोस के बाद में क्या आता है, टेन के बाद में यहाँ कोसेक, और क्या आ जाता है, कोट आ जाता है। और यहाँ क्या लिखते हैं हम, इस साइड डिग्री आ जाती है, क्या आती है, या फिर एंगल लिख सकते हैं इसको। यहाँ क्या चल रहा है, एंगल, और ये क्या है, तो देखो अगर 0 डिग्री है तो साइन 0 क्या होता है। अब देखो इसमें एक साइन 0 क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0/4 रखते हैं। और फिर देखो यहाँ अगर आपको निकालनी 30 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू में क्या करते हैं, 1/4 करते हैं। यहाँ देखो इसके साथ मैं एक बार समझा रहा हूँ, यहाँ आपको अब ये वैल्यू नहीं है, ये जो वैल्यू दे रखी वो वैल्यू नहीं है। फिर बाद में किसकी निकालते हैं, 45 डिग्री, 45 डिग्री में क्या आता है, 2/4। और 60 डिग्री में क्या लिखते हैं, 3/4। फिर आके आता है 90 डिग्री, 90 डिग्री में क्या है, 4/4। अब क्या करो, इन सभी के अंडर रूट लगते हैं। अब आपने यहाँ क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया। अब देखो यहाँ इसकी वैल्यू 0 होगी, साइन 0 डिग्री ऑलवेज 0 होता है। ऐसे ही जो 1/4 को इसका अंडर रूट निकालोगे तो 1/2। तो साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। तो देखो यहाँ से क्या जाएगा, 2/, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। और यहाँ इसकी वैल्यू निकाले तो √3/2 आ जाएगा 60। और यहाँ क्या आता है, 1 आता है। तो अब डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं। आई होप आप को देखो पहले 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 लिख के इस पर अंडर रूट लगाना है, फिर इसको सॉल्व कर लो, वही क्या आती है, साइन की वैल्यू आ जाती है। तो देखो आप साइन की वैल्यू एक बार हम फिर से अच्छे से लिखते हैं। तो साइन की वैल्यू जो आती है वो 0 आती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, 1/2 आती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, 1/√2 आती है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो आती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, √3/2 आती है। और 90 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ये अब देखो साइन की वैल्यू जो 0 से लेके ये 90 डिग्री तक की जो वैल्यू, इसको आप वापस घुमा दो, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो किसकी वैल्यू थी, cos 0 की वैल्यू क्या आती है, 1 होती है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, √3/2 होती है। और साइन cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, 1/√2 ही आती है। क्योंकि यहाँ से देखो फर्स्ट यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, और ये यहीं रहेगा। अब देखो यहाँ साइन cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाती है, 1/2 हो जाती है। और cos 90 की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो देखो यहाँ से cos की साइन की वैल्यू आपको फाइंड आनी चाहिए। साइन की वैल्यू आती है तो आपको cos की वैल्यू इजीली निकालो। cos की अब साइन cos की वैल्यू, साइन अपॉन cos क्या, अब tan इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन में cos। tan इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन में cos। तो देखो साइन अब tan की वैल्यू क्या होगी, 0/1,
तो क्या आएगा यहाँ से 0 आ जाएगा। फिर 1/2 और √2/√3/2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा 1/√3 आ जाएगा। अब देखो 1/√2 और 1/√2 को आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। और यहाँ से 1/√2/√3/2 और 1/2 को डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। इसको क्या लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको नॉट डिफाइंड लिखते हैं। तो देखो यहाँ से आपने किसकी वैल्यू देख ली, साइन कोस और टेन की वैल्यू देख ली, साइन कोस और टेन की वैल्यू देख ली। तो अब आपको पता है कि साइन का अपोजिट क्या आता है, कोसेक्स, कोस का अपोजिट क्या आता है, सेक, कोट का अपोजिट क्या आता है, टेन आता है। तो अब आप साइन का अपोजिट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, कोट की 1/0 नॉट डिफाइंड, कोसेक 1/√2 यानी 2 आ जाएगा। और कोसेक 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका अपोजिट करोगे √2 और फिर बाद में देखो इसका अपोजिट करोगे तो 2/√3, फिर इसका अपोजिट कर दो 1 ही आ जाएगा। ऐसे सेक क्या होता है 1, यहाँ करोगे तो 2/√3। ऐसे ही 1/√2 को क्या लिखो, √2 लिखोगे और 1/2 को 2 लिख दो, यहाँ क्या आ जाएगा 0। फिर से अब 0 को आप क्या लिख दोगे फिर से, क्योंकि यहाँ तो 0 का अपोजिट क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। अब कोट का देखना, कोट का क्या होता है 0 का फिर से वापस ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। 1 यहाँ 1/√3 को क्या लिखोगे, √3, 1 का 1 आ जाएगा। अब यहाँ क्या है आपके पास 10 में, यहाँ √3 है तो इसका क्या आ जाएगा 1/√3। और यहाँ देखो आपके पास क्या है, नॉट डिफाइन का क्या आ जाता है 0 आ जाएगा। तो देखो आपने किसकी, ये जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो एंगल्स है, एंगल्स साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखो हमने यहाँ 90 डिग्री तक की वैल्यू क्यों देखी, तो ये भी क्वेश्चन उठता है। तो क्योंकि इसके बाद में 90 डिग्री एंगल के बाद में वापस क्या आता है 120, 120 के बाद में 150, ऐसे चलता रहता है। तो ये जो एंगल्स है ये वापस रिपीट होते हैं, जो वैल्यू वही वापस से रिपीट होने लग जाती है। तो देखो आई होप आपको ये वैल्यूज आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें साइन कोस टेन आपको पहले किसकी ओनली साइन की निकालनी आनी चाहिए। साइन निकालने का तरीका आपको बताया था, क्या लिखोगे पहले 0/4, फिर 1/4, फिर 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, फिर सभी के क्या लगा दो, अंडरूट लगा दो। अंडरूट लगा के उनको सोल्व कर लो। सोल्व करने पे जो वैल्यू आती है वही क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है। साइन की वैल्यू 90 डिग्री से आप अपोजिट स्टार्ट कर दो तो क्या आ जाएगी, कोस की वैल्यू। फिर साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10 होता है। साइन कोस 10 की वैल्यू निकल गई। तो अब साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन की अपोजिट वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक की आ जाएगी। कोस की अपोजिट वैल्यू सेक की आ जाएगी और 10 की अपोजिट वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट की आ जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो ये वैल्यूज रिपीट होती है वो भी आपको बता देते हैं कहाँ। नीचे देखो ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। फिर यहाँ से यहाँ तक आगे ये कितना होता है 180 डिग्री होता है। फिर यहाँ से यहाँ तक आगे क्या हो जाएगा 270 डिग्री। और फिर यहाँ से यहाँ तक चले तो ये कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब देखो 360 डिग्री के बाद में ये वापस ऐसे घूमता है। तो ये एंगल सिस्टम है वो ऐसे चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं। ये नहीं है कि ये एंगल ओनली 360 डिग्री तक ही होता है, ये 360 डिग्री से अब वो भी चला जाता है। अब वो नहीं कितना भी, अब वो जितना आप चाहो उतना आप वो लेके जा सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल एंगल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड जो होता है ये किसका होता है, ये साइन, और इसमें ओनली ये साइन और कोस का, ये किसका होता है साइन और कोस का होता है। ये थर्ड जो होता है ये होता है सेक और ये होता है टेन और कोट का। और ये क्या होता है सेक और कोसेक का। ये नहीं होता, ये होता है सेक और कोस का, और ये होता है टेन और कोट का। ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, अगर गलती हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देखो ये होता है, अगर इसमें सभी ऑल पॉजिटिव है तो ऑल पॉजिटिव का मतलब ये, मतलब मान लो ये एक सार्वजनिक पैलेस है, ये क्या है एक सार्वजनिक पैलेस है, ये एक सार्वजनिक
पहले से सार्वजनिक पैलेस है। सार्वजनिक पैलेस में सभी का अधिकार इक्वल होता है कि सभी इक्वल है यहाँ। अब ये आ जाता है तो यहाँ किसका घर है, ये साइन और कोस का घर मान सकते हो, और यहाँ ये सेक और कोसेक का घर है, और ये टेन और कोट का घर है। तो ये घर, ये तो क्या है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में दूसरा किसी को आने नहीं देता है। और ये जो क्या है सार्वजनिक पैलेस है, इसके अंदर कोई भी आ सकता है। तो ये तो इसमें तो कोई किसी की भी एंट्री पॉजिटिव ही रहेगी, वो यह सभी का अधिकार सेम है। और ये क्या है प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो इसके अंदर साइन कोस पॉजिटिव है, इसके अलावा सभी क्या होंगे नेगेटिव हो जाएंगे। और ऐसे यहाँ थर्ड के अंदर क्या होता है, थर्ड के अंदर सेक और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव है। ऐसे यहाँ टेन और कोट के अलावा बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमने उसके बारे में पढ़ा है। अभी आपकी ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर वे में नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री के जो आगे एक्सप्लेनेशन है, जो एंगल्स है वो निकालना हम सीखेंगे। यहाँ तक हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो पढ़ा है ओनली। तो आप ये ना समझे कि हमने इतनी सी क्लास में ट्रिग्नोमेट्री समाप्त की। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी है, उसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और हमें अच्छे से पढ़ना है, एक्सप्लेन करते हुए पढ़ना है कि जो आपके एग्जाम में अभी से आपका जो बेस बनेगा वो आपको एग्जाम में अच्छे से वर्क करेगा। इसलिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आया तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।